तो आइए देखते हैं और क्वेश्चंस, और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 7 पेश कर रहा हूँ आपके सामने। एक ये कैपेसिटर है C1 धारिता का, C1 मान लो 2 माइक्रोफैरड दिया हुआ है और C2 मान लो 3 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, और ये मैक्सिमम वोल्टेज, ये वाला मैक्सिमम वोल्टेज सहन करेगा, मान लो दिया हुआ है 5 वोल्ट, और ये मान लो V2 सहन करेगा मान लो 6 वोल्ट ऐसा दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि दो संधारित्र हैं 2 और 3 माइक्रोफैरड के, और ये मैक्सिमम वोल्टेज सहन करेगा V1 मैक्स 5 वोल्ट और V2 मैक्स ये सहन करेगा मैक्सिमम 6 वोल्ट। मैंने आपको बताया था कि किसी भी संधारित्र को कितना मैक्सिमम वोल्टेज दिया जा सकता है, ये कैसे निर्धारित किया जाता है, इसका निर्धारण कैसे होता है। तो मैंने बताया था कि हर कैपेसिटर के बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक भरा होता है, और उस डाइलेक्ट्रिक की अपनी एक परावैद्युत सामर्थ्य होती है, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सहन करने की क्षमता होती है। तो जितना मैक्सिमम ये इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकता है बिना आयनाइज हुए, उसे कहते हैं उसकी परावैद्युत सामर्थ्य या भंजन क्षमता, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो परावैद्युत के अंदर जब तक परमाणु पोलराइज हो रहे हैं तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन उनसे इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी कक्षा से निकलने लग गए तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे और धारा बहने लगेगी, और परावैद्युत का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और धारा अगर प्रवाहित होने लगी तो वो ज़्यादा हीट पैदा होने की वजह से बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसलिए कैपेसिटर एक तरीके से बर्न कर जाएगा। तो आप देखिएगा ये मैक्सिमम 5 वोल्ट बियर कर सकता है, ये मैक्सिमम दूसरा वाला 6 वोल्ट। हमको जानना ये है, देखना ये है कि दोनों श्रेणी क्रम में कितना मैक्सिमम, श्रेणी क्रम में, और नंबर 2 समांतर क्रम में, ये मैक्सिमम समांतर क्रम में मैक्सिमम कितना वोल्टेज बियर करेंगे, ये पूछा गया है। तो चलिए श्रेणी क्रम में देखते हैं। अगर इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में लगाएं, C1 और C2 को श्रेणी क्रम में लगाएं, मैक्सिमम कितना वोल्टेज ये सहन कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकते हैं यदि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। ये अलग अलग 5 और 6 वोल्ट मैक्सिमम सहन कर पा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। अब देखते हैं चलिए। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि आवेश समान जाता है, दोनों पर समान आवेश होता है। ये मैक्सिमम, पहला वाला मैक्सिमम कितना आवेश ले सकता है, Q1 मैक्स की वैल्यू कितनी है, C1 को V1 से गुणा करो तो 2 × 5 यानी कि 10 माइक्रोकूलम। पहला वाला 10 माइक्रोकूलम से ज़्यादा आवेश नहीं ले सकता। दूसरा वाला Q2 C2V2 लगाओ, C2V2 मैक्स, तो Q2 मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, Q2 मैक्स की वैल्यू आ गई, Q2 मैक्स की वैल्यू आ गई 3 × 6 18 माइक्रोकूलम, 3 × 6। तो गौर करें, ये मैक्सिमम 10 बियर कर सकता है और ये मैक्सिमम 18 माइक्रोकूलम, और श्रेणी क्रम में चूँकि आवेश सेम जाता है इसलिए हम इन दोनों में से जो छोटा होगा, लीस्ट होगा, सबसे कम होगा, वो चुनेंगे। तो 10 माइक्रोकूलम ही फ्लो कर सकते हैं। 10 से थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर फ्लो करोगे तो ये वाला बर्न कर जाएगा, फ्यूज़ कर जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम श्रेणी क्रम में मैक्सिमम आवेश वही बियर कर सकते हैं जो इन दोनों में से छोटा हो, लीस्ट हो। तो मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज इन द सीरीज में मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज जो होगा, मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज इन सीरीज में मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज जो है वो Q1 मैक्स होगा, क्योंकि Q1 मैक्स की वैल्यू छोटी है। तो टोटल चार्ज मैक्सिमम हम 10 माइक्रोकूलम दे सकते हैं, और श्रेणी क्रम में टोटल धारिता C1 × C2/C1 + C2 होती है। तो टोटल धारिता से अगर डिवाइड कर दें इसको तो V मैक्स निकल आएगा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में V मैक्स, सीरीज में V मैक्स निकालने के लिए Q मैक्स की वैल्यू को, Q मैक्स इन सीरीज वाली वैल्यू को हम डिवाइड कर दें टोटल धारिता से, सीरीज वाली धारिता से। टोटल धारिता कितनी है, 2 × 3/2 + 3 श्रेणी क्रम में। तो 10 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज दे सकते हैं, और टोटल धारिता है 2 × 3/2 + 3। तो सॉल्व करें इसको। श्रेणी क्रम में टोटल धारिता ये है, सॉल्व करें। नीचे आ रहा है 6/5, 5 पर 2 पर आएगा तो 50/6 यानी कि 25/3 वोल्ट। समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है, आप जानते हैं C1 और C2।
जब समांतर क्रम में जोड़ोगे तो वोल्टेज समान होगा, और ये 5 वोल्ट से ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, तो हम समांतर क्रम में 5 ही वोल्ट लगा सकते हैं। तो इन दोनों में से जिसका कम वोल्टेज होगा वही वोल्टेज लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम वोल्टेज पैरेलल में वही होगा जो इन दोनों में से लीस्ट हो, यानी कि आंसर होगा 5 वोल्ट। तो समांतर क्रम में तो कोई बात ही नहीं है, आसान है। श्रेणी क्रम वाला क्वेश्चन ज़्यादा ठीक है, आप समझ गए होंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम कितना वोल्टेज लगाना चाहिए। आइए फिर हम एक न्यूमेरिकल पेश करते हैं आपके सामने, एक नए टाइप का सवाल। यदि आपसे कहा जाए कि ये एक ईएमएफ की बैटरी है, इस बैटरी एसएल है, इसका ईएमएफ ई है, इसके साथ में एक श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगा है, साथ में श्रेणी क्रम में संधारित्र लगा है। तो हमने बताया था कि इस रजिस्टर के थ्रू इस कैपेसिटर की चार्जिंग हो जाती है ना, चार्जिंग इस कैपेसिटर की हो जाती है। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है, स्थायी अवस्था में पहुंच जाता है, तो इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज आ जाता है। मैक्सिमम चार्ज का मान Q0 का मान C × E होता है, ये हम पढ़ा चुके हैं। यानी कि स्थायी अवस्था में सेल या बैटरी का टोटल वोल्टेज इसकी प्लेट पर अप्लाई हो जाता है और सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, करंट फाइनली 0 हो जाती है। जब चार्ज अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, हाफ चार्ज है, तब करंट 0 हो जाती है। ऐसा होता है t = इन्फिनिटी पर। मैंने सबको समझा रखा है कि स्विच कनेक्ट करने के इन्फिनिटी टाइम के बाद ये फुली चार्ज हो जाता है। वो जो इन्फिनिटी टाइम है वो भी मैंने बताया था कि टाइम कांस्टेंट इसकी वैल्यू RC के बराबर होती है, RC सेकेंड के तुलना में बहुत बड़ा टाइम होता है, ये सब समझा चुके हैं। तो क्वेश्चन हमारा आज ये है कि बताइए चार्जिंग के दौरान इस सर्किट में हीट कितनी जनरेट हुई, व्हाट इज द हीट जनरेटेड इन द सर्किट, कितनी ऊष्मा जनरेट हुई, हीट माने ऊष्मा, हीट जनरेटेड इन द सर्किट निकालिए। तो कितनी हीट जनरेट हुई हमको निकालना है, तो इसके लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं इस विद्युत पैटर्न में। कार्य ऊर्जा सिद्धांत, कार्य ऊर्जा सिद्धांत से जरा सीखिएगा कार्य ऊर्जा सिद्धांत कैसे लगाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो कार्य ऊर्जा सिद्धांत हमने 11th में पढ़ाया था मैकेनिकल सिस्टम के लिए। आज हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कार्य ऊर्जा सिद्धांत कैसे लगाते हैं ये समझा रहे हैं। कार्य ऊर्जा सिद्धांत ये है, बाह्य कृत कार्य बराबर काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन प्लस स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्लस स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। यहाँ पर जो बाह्य कृत कार्य हैं उनमें 2 प्रकार के कार्य हो सकते हैं। एक तो सेल या बैटरी द्वारा कृत कार्य, आवेश भेजने में कृत कार्य। दूसरा यांत्रिक या मैकेनिकल कार्य, यदि हम कैपेसिटर की प्लेटों को खींच करके दूर ले जा रहे हो या पास ला रहे हो तो यांत्रिक कार्य भी हो सकता है। तो सेल द्वारा कृत कार्य भी बाह्य कार्य है। ये सेल है जिसका वोल्टेज, ये सेल है जिसका वोल्टेज E है। तो यांत्रिक कार्य प्लस सेल द्वारा कृत कार्य इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में भी परिवर्तन हो सकता है। यदि प्लेटों को हम चलायमान करें और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो तो हमको लिखना पड़ेगा। फिलहाल इस सर्किट में नहीं है तो डेल्टा K को हमें 0 लिख दे रहा हूँ। डेल्टा U यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन है और पोटेंशियल एनर्जी की जो परिवर्तन है वो है विद्युत स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। ये जो स्थिति ऊर्जा परिवर्तन लिखा है ये गतिज ऊर्जा वृत्तीय स्थिति ऊर्जा परिवर्तन भी हो सकता है। यदि प्लेटों का द्रव्यमान दिया और प्लेटों को ऊपर नीचे करें तो वृत्तीय स्थिति ऊर्जा परिवर्तन भी हो सकता है क्वेश्चन में। यदि होगा तो हम जोड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन लिख रहे हैं, विद्युत स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन लिख रहे हैं। तो यांत्रिक कार्य इस चित्र में है नहीं, इसलिए मैं W यांत्रिक को 0 लिख दे रहा हूँ। W सेल है। सेल इतना आवेश भेजने में कितना कार्य करेगा, सेल इतना ही आवेश तो भेज रहा है, C × E। तो सेल द्वारा भेजा गया आवेश Q0 है और सेल का वोल्टेज है, यानी कि सेल का विद्युत भाग बल है E, EMF है E। तो सेल द्वारा भेजे गए आवेश को सेल के विद्युत भाग बल से गुणा करें तो सेल द्वारा कृत कार्य आ जाता है। ये W सेल का मान है, ये W सेल का मान है इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस यहाँ पर एक टर्म और आएगा हीट डेवलप्ड इन द सर्किट। ऊष्मा के रूप में कुछ ना कुछ विद्युत ऊर्जा जो सेल द्वारा दी जा रही है वो नष्ट हो रही है। तो यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, हीट डेवलप्ड का पद भी दाहिनी तरफ जुड़ेगा, वही हमें निकालना भी है क्वेश्चन में, H का मान निकालना भी है। तो H निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन लिखेंगे। शुरुआत में कैपेसिटर बिल्कुल चार्ज नहीं था,
चार्ज 0 था तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इसकी प्लेटों के बीच की फील्ड कोई थी नहीं, तो फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी 0 थी। बाद में जब ये चार्ज हो जाएगा तो इसका वोल्टेज बैटरी का पूरा प्लेटों पर अप्लाई हो जाएगा और स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला फाइनली हाफ सी ई स्क्वायर होगा। हाफ सी ई स्क्वायर सूत्र से मैं पढ़ा चुका हूँ ये सूत्र, और प्रारंभिक 0 था तो फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा यू मतलब फाइनली स्टोर्ड एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा और माइनस प्रारंभिक, तो प्रारंभिक 0 ही है क्योंकि शुरुआत में कोई फील्ड थी नहीं, कोई चार्ज था नहीं। अब हाफ सी ई स्क्वायर इधर है, क्यू नॉट का मान सी ई लिखें, ये मान सी ई यहाँ पर लिखें तो सी ई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये पद हाफ सी ई स्क्वायर दिख रहा है प्लस एच। गौर करें ये पद इस पद से डबल है, दुगना है, इस पद को इधर जा घटाओगे तो आंसर सी ई स्क्वायर में से हाफ सी ई स्क्वायर घटाओगे तो हाफ सी ई स्क्वायर बच रहेगा। ये हीट जनरेटेड या हीट डेवलप्ड का फार्मूला निकल आया, आंसर आ गया, यही आंसर है। गौर करें इस सर्किट में हाफ सी ई स्क्वायर के बराबर एनर्जी लॉस होगा हीट के फॉर्म में। फिर से गौर करें जितना वर्क किया था सेल ने सी ई स्क्वायर वर्क किया था उसमें से आधा कैपेसिटर में स्टोर हो गया है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में और आधा 50% रजिस्टर में चार्जिंग के दौरान हीट के फॉर्म में वेस्ट हो गया। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में एक बार पूछा भी गया है, एक दो बार पूछा गया है, देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन पेश करता हूँ।